साथियों, लास्ट क्लास में हमने 6 क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 6 क्लास में शिक्षकों के लिए क्या भूमिका है, शिक्षकों के लिए भूमिका पड़ी थी या उस पर विचार किया था। अब हमें जो विचार करना है वो 7th क्लास की है, ऐसे ही 8th क्लास की भी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा शास्त्री है, यानी कि पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं जो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड हैं और पहले भी थे और आज भी हैं। हालांकि पिछले साल से नई टेक्स्ट बुक आ चुकी हैं और कुछ स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में चालू भी हो गई हैं। गवर्नमेंट में अभी 6 क्लास तक की हुई है और जगह नहीं हो पाई है, लेकिन वो होगा अगले साल। जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उनमें सिलेबस चेंज होगा तो ऐसा होगा। फ़िलहाल जो सिलेबस है हमारे सामने, शिक्षकों के लिए भूमिका, अब हमें देखना है क्लास 7 को। अभी हमने कल जो देखा था, जो लास्ट वीडियो में देखा है, वो है 6 के लिए। अब इसमें हमें देखना है 7 के लिए। तो ध्यान देंगे, कल की चीज़ें क्या थी कि भाई जो नागरिक शास्त्र विषय था उसका नाम हटाकर रख दिया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2005, एनसीएफ 2005 के तहत। क्यों? क्योंकि ये जो विषय था ये औपनिवेशिक अतीत पर आधारित था, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जिन संस्थानों का निर्माण हुआ उनके बारे में इंफॉर्मेशन बस बताता था, इंफॉर्मेशन देता था, सरकारी संस्थाओं की जानकारी देता था बस। आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं था, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? बच्चों को इस तरह से सोचना, बच्चे उसका एनालाइज, विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं और उसके आधार पर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को इस तरह से समझें कि उन्होंने एक समस्या देखी, उसको, उसके हर पहलू का एनालाइज किया, यानी कि हर पहलू का विश्लेषण किया, फिर उसके बाद तर्क पर हर पहलू को सही और गलत के आधार पर देखा और लास्ट में उसमें जो सबसे बेस्ट है उससे अपनी समस्या का समाधान किया। इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे, आलोचनात्मक सोच कहेंगे या आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। ये उसमें नहीं था। यानी किताबों में लिखा है कि भाई संविधान में समानता दी गई है, सबको बराबरी दी गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो राशन की लाइन में लग रहा हूँ, मिट्टी के तेल की लाइन में लग रहा हूँ और कई लोगों को ये करना ही नहीं पड़ रहा। हम बीमार हो रहे हैं तो अस्पतालों के चक्कर काटे जा रहे हैं, वहाँ हमारे टेस्ट ही नहीं हो पा रहे, 2 महीने की डेट मिली हुई है। तो ये कैसी समानता है? तो यानी कि आदर्श लिखा हुआ है लेकिन यथार्थ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये हमने कक्षा 6 में पढ़ा। आज बात करते हैं 7 की। देखिए, आप अगर रुचिकर लग रहा है तो आप देख सकते हैं, वरना आप किताब में खुद से पढ़ के भी इस पेडागोजी को अच्छे से सीख सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए मैं सीधे चलता हूँ, शिक्षक के लिए क्या भूमिका है कक्षा 7 में। नागरिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक दूसरे से बहुत भिन्न है, जैसा कि अभी हमने देखा। उनमें पाए जाने वाले मुद्दों में अंतर है और उनके लिए जरूरी शिक्षण के तरीके में भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह भूमिका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करती है कि ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन इस पुस्तक का नाम क्यों है और इसमें किन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या है, यहाँ बात हो रही है 7 की बुक में। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन माध्यमिक शाला स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में पुराने चले आ रहे विषय नागरिक शास्त्र, सिविक्स की जगह लेने वाला एक नया विषय है। हमने बताया कि इसके अंदर क्या था, अब इसमें क्या है, इस पर बात हो रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह जोर देकर कहा गया कि नागरिक शास्त्र को छोड़ देना जरूरी है। क्यों छोड़ देना जरूरी है? क्योंकि वो औपनिवेशिक अतीत में पनपा है। उसकी जगह लेने वाले नए विषय में सरकारी संस्थाओं और उनके कार्यों को दिए जाने वाले महत्व को संतुलित किया जाना चाहिए। यहाँ लास्ट 6ठी में हमने पढ़ा, सरकारी संस्थाओं की व्याख्या करता है, खाली बताता है क्या है, लेकिन यहाँ बात आ रही है
कि भाई सरकारी संस्थाओं और उनके कार्यों को दिए जाने वाले महत्व को संतुलित किया जाना चाहिए, संतुलित किया जाना चाहिए। यानी कि हमारा सारा जोर इस बात पर नहीं होना चाहिए कि ये विभाग है, इसके ये कार्य हैं, इसी को बच्चे को रटवाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि ज़मीन पर हकीकत में क्या चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं और उसके लिए जनता कितना संघर्ष कर रही है, और समानता है या विविधता में एकता है, या फिर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, उससे लोग रोज़ रूबरू हो रहे हैं। और भारत के विविध क्षेत्रों में जहाँ जो चीज़ वो सामने देख पा रहे हैं वहाँ भी, और जो चीज़ वो सामने नहीं देख पा रहे वो भी। उस कैसे हो सकता है ये संभव? ये न्यूज़पेपर से, टीवी से, प्रिंट मीडिया से, इनके माध्यम से बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे वर्तमान इशू लें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, झारखंड छत्तीसगढ़ में संसाधनों का दोहन हो रहा है, राजस्थान में अभी विरोध किया गया एक फैक्ट्री, इथेनॉल फैक्ट्री का, या फिर अब बच्चे रील्स में देख रहे हैं कि जो डाटा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ उन क्षेत्रों में पानी की समस्या आ जा रही है। तो बच्चे ऐसी जो समसामयिकी अभी वर्तमान समय उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उन पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इस विषय में आज के भारत के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्र में रखा गया है, नाम से ही स्पष्ट है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शिक्षण पद्धति क्या है? अब बात आ रही है उसी चीज की, भाई शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए? जीवन की वास्तविक स्थितियों का उपयोग, जीवन की वास्तविक स्थितियों का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ से ठोस अनुभव प्राप्त करता है। वास्तविक स्थितियां, इस विषय को पूर्व के नागरिक शास्त्र से एक अलग पहचान देता है। अब यही क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में कि भाई नागरिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या अंतर है? तो पहला स्टेटमेंट यही है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो है वो जीवन की वास्तविक स्थितियों का उपयोग करता है। इस विषय में अवधारणाओं के शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह समझा गया है कि बच्चे ठोस अनुभवों के आधार पर सबसे बेहतर सीखते हैं। ठोस अनुभव यानी कि सॉलिड एक्सपीरियंस जो बच्चे फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने सामने, उनसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि भाई पेरेंट्स, माता पिता दोनों काम पर जा रहे हैं और बच्चों को पता है कि उस समय माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं और रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव से वो ज़्यादा सीखते हैं। माध्यमिक शाला के बच्चे कक्षा में कई पारिवारिक व सामाजिक मामलों के जो अनुभव और विचार लेकर आते हैं, उनसे निकलने वाली सामग्री का इस विषय के शिक्षण में उपयोग किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शहरी परिवेश में अगर रहते हैं तो यहाँ भाई हर क्षेत्र से बच्चा आ रहा है, बच्चा गांव से भी जुड़ा हुआ है, शहर से भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के परिवेश में जो समस्याएं सामने देख रहा है या यहाँ जो घटनाएं यहाँ देख रहा है वो सब लेकर आता है और हमें उसी बीच में से उन्हें अनुभव को प्रस्तुत करना होता है और उसमें बच्चे का आलोचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना होता है। जो बच्चा जो है अपने ठोस अनुभवों के आधार पर सीखता है। भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप इन मुद्दों की तार्किक समझ बनाने व इनका विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना भी। अभी क्या देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप। तो भारत के संविधान के मूल्य हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। ठीक है, तो ये मूल्य हैं। इन चीज़ों के मूल्यों के अनुरूप मुद्दों की तार्किक समझ, लॉजिकली क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तव में ऐसा है। भाई हम पढ़ा रहे हैं उसमें जीवन का अधिकार, जिसमें भोजन भी शामिल है, साफ हवा भी शामिल है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल हैं, या शिक्षा भी शामिल है,
अनुच्छेद 21A के तहत क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सब बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं सभी लोगों को मिल पा रही हैं? क्या भोजन सभी तक पहुंच पा रहा है? क्या सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तो ये जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन मुद्दों के अनुरूप वो लॉजिकली तार्किक समझ बनाने व इनका विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बातें किताब में लिखी हुई हैं वो यथार्थ में, सच्चाई में कितनी सकारात्मक रूप से लागू हो रही हैं, बच्चे उसका विश्लेषण कर सकें। विश्लेषण शब्द को भी आप समझें, खासकर जो बच्चे हैं। मैं क्योंकि एक वीडियो को हर तरह के बच्चे सभी तरह के बच्चे देखते हैं, सभी तरह के साथी भी देख रहे हैं, तो उनके कुछ टर्म्स क्लियर नहीं होते, तो उनको उन टर्म्स पे ज़रा ध्यान देना चाहिए कि इस टर्म्स का मीनिंग क्या है, और ज़्यादा बेहतर समझ विकसित होती है। शिक्षण की इस पद्धति में अवधारणाओं को बांधने के लिए परिभाषाओं का उपयोग करने से बचा गया है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि भाई परिभाषाओं का उपयोग करने से बचा गया है। परिभाषाओं को बार बार परिभाषा पे जोर देने से मतलब होता है कि बच्चे को रटवाना, याद करवाना, लेकिन यहाँ तो उसको रियल वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है, ना कि उसे रटवाना है। संविधान के अनुच्छेद रटने से उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं आएगा, बल्कि वो संविधान में दिए गए मूल्यों को जमीनी हकीकत के साथ विश्लेषण कर सके, निष्कर्ष निकाल सके, समस्या का समाधान कर सके, ये बातें आती हैं समझ में। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी, राजस्थान में एक मशहूर IAS ऑफिसर के पास छात्र जाते हैं समस्या लेकर कि भाई कॉलेज में फीस वृद्धि हो रही है, और वो उनकी बातों को सुने। अधिकारी ने उनका बच्चों से मिलने में देरी की होगी या नहीं मिली होंगी, तो बच्चों ने उस पर रिएक्ट किया। बच्चे, क्योंकि अब देखो संविधान में लिखा हुआ है और वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं और वो भी इन बातों को जानते हैं, लेकिन बच्चे अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आए, और ये घटना काफ़ी चर्चित है। अब मैं इस विषय में नहीं लाऊंगा, क्योंकि बस थोड़ा सा मैंने हिंट देने की कोशिश की कि ये जो बच्चे हैं वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण जब वो ग्रहण करते हैं तो वो अपने जो एक तरह के अधिकार हैं उनके लिए खुद लड़ने सामने आते हैं। ये शिक्षा हमें सिखाती है। अब उन्हें कोई बड़े अधिकारी या फिर कुछ लोग कहें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उन्होंने पढ़ाई करी है, अब वो अपने संवैधानिक मूल्यों को जानते हैं कि हमें उसके लिए संघर्ष करना होगा। यानी कि समानता गतिमान है, ये इस पुस्तक में बताया गया है कि समानता लिख देने से समानता प्राप्त नहीं हो गई है, वो एक गतिमान है। अभी एक पड़ाव पार हो रहा है तो फिर दूसरा पड़ाव है, उसके लिए संघर्ष जारी है। इसकी बजाय देखें, ध्यान दें, परिभाषाओं की जगह किस पर ध्यान दिया गया है? वृत्तांतों और समस्या अध्ययनों, केस स्टडीज। जैसी मैंने अभी एक कहानी यहाँ पर हल्की सी डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें जाना सही नहीं है, विवादास्पद हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा हिंट दिया। तो ये भी एक केस स्टडी है, समस्या अध्ययन है। वृत्तांत, जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में, और केस स्टडी, समस्या अध्ययन। हमें परिभाषाओं पर ध्यान नहीं दिया ना इस पुस्तक में, इस पुस्तक पे दिया गया है वृत्तांतों और समस्या अध्ययन पर, केस स्टडी पर। इन वृत्तांतों में ही अंतर्निहित अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पाठ के बीच के व पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न काम आते हैं। कॉन्सेप्ट, इन वृत्तांतों में, कहानियों में जो बातें कही गई हैं उसके बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद कर रहे हैं। बच्चा खुद से सोच रहा है, अपने शब्दों में लिख रहा है, तो उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। ये मकसद है इस शिक्षा पद्धति का। लक्ष्य यह है कि सीखने वाले अपने स्वयं के अनुभव से अवधारणाओं को समझें और उनके बारे में अपने ही शब्दों में लिखें। इस बात पर भी ध्यान दें।
सीखने वाले अपने स्वयं के अनुभवों से अवधारणाओं को समझें और उनके बारे में अपने ही शब्दों में लिखें। बहुधा इसका अर्थ यह निकला कि पूछे गए प्रश्नों का कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम कक्षा 6 से लेकर 8 तक या आगे भी जब पढ़ाते हैं तो ऐसे ओपन एंडिंग प्रश्न पूछते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आप शिक्षा मंत्री होते, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो किस तरह से वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम उठाते। तो इसके कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके अलग अलग आंसर होंगे और कोई आंसर गलत नहीं होगा। बहरहाल कोई जवाब गलत जरूर हो सकता है। अगर बच्चा ऐसा देता है तो यह शिक्षकों को आंकना है कि किसी प्रश्न के जवाब में कही गई कोई बात किस हद तक पाठ की अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को प्रदर्शित करती है। यहाँ शिक्षक को सावधानी रखनी है। अगर इस तरह के जब बच्चा अपने शब्दों में उत्तर देता है तो ये सावधानी शिक्षक को रखनी है कि वो हमारे कॉन्सेप्ट से कहाँ तक टच में है वो उत्तर उसका। हम जानते हैं कि बच्चे अपनी समझ और अपने मन में बनने वाली अवधारणाओं को आसपास की वास्तविकताओं पर लागू करते हुए सबसे बेहतर सीखते हैं। सच्चाई, वास्तविकता से जो भी हम कॉन्सेप्ट बच्चों के सामने रखते हैं, बच्चे से कहा कि आप इस पाठ को पढ़ के आइए, बच्चा पाठ को पढ़ के आया, पहले से ही अपने आसपास में जो उसने अनुभव किया है उससे वो जोड़कर देखता है। फिर कक्षा रूम में पठन और पाठन की क्रिया होती है, वो उन बातों को वहाँ रखता है और फिर टीचर द्वारा कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है और बच्चा उससे बेहतर तरीके से सीखता है। तब क्या यह संभव है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक हमारी भिन्न भिन्न स्थानीय स्थितियों को, जिनसे मिलकर हमारा राष्ट्र बनता है, ठीक ढंग से जगह दे पाए? ये एक प्रश्न है कि भैया हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, क्या वो एक पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषय समाहित हो सकते हैं? यहाँ एक प्रश्न चिन्ह है। यह पुस्तक शिक्षण के इस सिद्धांत पर तैयार की गई है कि बच्चे अपने अनुभवों से, अपनी सोच से अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो यहाँ सारा फोकस बच्चे पर ही है और बच्चा कैसे सीख सकता है इस बात पर ये पुस्तक जोर दे रही है। साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे अपने अनुभवों से, अपनी सोच से अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। इससे एक विसंगति यह पैदा हो जाती है कि राष्ट्र स्तर पर लिखे गए पाठ, यानी कि इस पुस्तक को पूरे देश में पढ़ाना है, ना तो भिन्न भिन्न स्थानीय स्थितियों के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व दे सकती हैं और ना ही वे यह मानकर लिखे जा सकते हैं कि वे एक खास सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ इस बात की सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रस्तुत किए गए उदाहरण व वृत्तांत ग्रामीण और नगरीय स्थितियों का मिश्रण है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो बच्चे के समक्ष हैं लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों के समक्ष नहीं होंगी, क्योंकि भारत जो है विशाल देश है और इसमें स्थितियां भी अलग अलग हैं, राज्यवार भी, क्षेत्रवार भी। उदाहरण व वृत्तांत ग्रामीण और नगरीय स्थितियों का मिश्रण है जिनमें सीखने वाले व्यक्ति की कोई स्पष्ट छवि नहीं बनती। भाई अगर बच्चा जो है शहरी परिवेश से है और उसने कभी ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण परिवेश के जीवन को नहीं देखा तो उसके लिए थोड़ी समस्या है। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के समक्ष अगर हम शहरी क्षेत्र का वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ भी समस्या है। कक्षा में अध्यायों को पढ़ाने की महत्वपूर्ण क्रिया के अलावा यह विषय शिक्षकों से और कौन सी जरूरी भूमिका निभाने की उम्मीद रखता है, इस बात पर अब जोर देना है। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सर्वप्रथम इस पुस्तक के अध्याय कई विशिष्ट समुदायों का उल्लेख करते हुए जैसे दलित, मुस्लिम, गरीब आदि विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं और इसके कारण कक्षा में असहज वातावरण बन सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बनता भी है, चाहे छोटी कक्षा हो, बड़ी कक्षा हो, यहाँ तक कि पढ़े लिखे टीचर भी बैठे हों, जब भी यह स्थिति है, आज इससे हम बच नहीं सकते। पूरा मीडिया भरा पड़ा है, न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, ज़रा सा बसों में जाओ, रोड में जाओ, मार्केट में हो, पार्क में हो, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है, असहजता आती है, तो यहाँ सावधानी बरतनी है। विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं और इसके कारण कक्षा में असहज वातावरण बन सकता है, खासकर तब जब वहाँ अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और संभवतः आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे मौजूद हैं। 100% हैं। ये स्थिति पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब इसमें करना क्या है? हम यह अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक संवेदनशीलता के साथ और प्रत्येक बच्चे की गरिमा का आदर करने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस सामग्री पर कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने की बेहद जरूरी भूमिका का निर्वाह करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है। एक वर्ड आया है यहाँ पर संवेदनशीलता और दूसरा वर्ड है गरिमा। देखिए, संवेदनशीलता टीचर को सेंसिटिव होना है, संवेदनशील बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चाहे छोटी क्लास हो और बड़ी क्लास हो या फिर क्लास के बाहर की भी बात हो, शिक्षकों के बीच की बात हो, यहाँ हमें संवेदनशील रहना है ऐसे विषयों के सामने आने पर। साथ ही गरिमा, दूसरा वर्ड है गरिमा। अब टीचर को ये दो वर्ड याद रखने हैं, हमें भी रखने हैं, हमें हमेशा रखने चाहिए, अपने जीवन में भी रखने चाहिए और सिखाना भी चाहिए। गरिमा क्या है कि जैसा हम अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। किसी भी छात्र का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उसका जीवन गरिमामय हो, यानी कि सम्मान पूर्वक हो। तो इसीलिए टीचर का वहाँ संवेदनशील होना आवश्यक है। जब कक्षा में ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ पर असहजता वाले प्रश्न भी बच्चों के बीच से ही आ सकते हैं। तो ऐसे में टीचर को संवेदनशील होना है और अपने शिक्षण पद्धति में बच्चे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसे सकारात्मक दिशा देनी है, सकारात्मक दिशा देनी है। किसी भी बच्चे के मन में अलगाव की भावना पैदा ना हो। जब हम ये विषय पढ़ते हैं जिसमें दलित, मुस्लिम, गरीब ऐसे विषय आते हैं तो वहाँ पर बच्चों के मन में सकारात्मक और उनकी गरिमा का टीचर को ध्यान रखना है। अपने विचार जो भी हों उनको दूर वहाँ जिक्र भी नहीं करना, यही है संवेदनशीलता। जब हम टीचिंग लाइन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद हैं, शिक्षित लोगों में मतभेद हैं, तो कक्षा में तो ये उठने ही हैं, क्योंकि बच्चे भी तो इसी परिवेश से आते हैं, हमारे आपके घरों से आते हैं। और जो जब बाहर समाज में, घर में बच्चे देख रहे हैं रात दिन उन परिस्थितियों को, टीवी में, समाचार, अखबार में, सब में, तो वो कक्षा में लेकर भी आएंगे। और जब ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे, बच्चों को एक लोकतांत्रिक कक्षा का माहौल दिया जाएगा, तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऐसे में संवेदनशील रहना है
हाँ, बच्चे की गरिमा का ध्यान रखना है, ये है एक टीचर की भूमिका, ऐसी ये पुस्तक अपेक्षा करती है। दूसरी चीज है कि अपेक्षा यह है कि चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर पुस्तक स्थानीय संदर्भों के साथ एक सीमित तौर पर जुड़ सकती है। भाई ये तो समझने वाली बात है, हमारा राष्ट्र बड़ा है तो उसमें हम कितने उदाहरण ले सकते हैं, कुछ सीमित दायरे ही हैं उसके। ऐसे ले सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र परिवेश इसमें आए और नगरीय परिवेश आए मोटे मोटे तौर पर, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो शिक्षक अवधारणाओं की चर्चा में स्थानीय उदाहरणों को लाने का प्रयास, स्थानीय जो बच्चा देख रहा है, फेस कर रहा है, इस तरह करेंगे कि प्रत्येक अवधारणा से वह तर्क और वह स्पष्ट और वह समझ पुष्ट हो सके जो पुस्तक लिखने में लेखकों का उद्देश्य थी। यानी कि इस पुस्तक में जो विषय लिखे गए हैं और आसपास के बच्चों से, आसपास का जो परिवेश है वहाँ से उदाहरण लेकर बच्चों को समझाना है, और इस पुस्तक से जो हमें कॉन्सेप्ट समझाना है वो हमारा उद्देश्य पूरा हो। क्यों? क्योंकि हम जो उदाहरण लिए गए हैं पुस्तक में वो तो केरल का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, दिल्ली का भी है, बम्बई का भी है। लेना आवश्यक है, वो ग्रामीण और शहरी परिवेश बच्चों को बताना ज़रूरी है, लेकिन वो इतना ही ज़रूरी वो भी है कि हम स्थानीय जो बच्चा फेस कर रहा है उससे उसे कनेक्ट करें और उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, यह विषय संविधान में मान्य मूल्यों को आत्मसात करने में किस तरह मदद करता है। जो हमारे संविधान में मूल्य दिए गए हैं, हो सकता है ये क्लास आपको लंबी लग रही हो, अगर लंबी लग रही है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरीका तो मैंने बता ही दिया है, एक वे आपको पता होना चाहिए, आप बाकी ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना ज़रा भी ठीक नहीं है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्योंकि एक बार सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आप शिक्षक की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक एग्ज़ाम है। अब आगे ध्यान देते हैं, यह विषय संविधान में मान्य मूल्यों को आत्मसात करने में किस तरह मदद करता है। पहली नज़र में किसी को यह आभास हो सकता है कि इस पुस्तक में वास्तविक स्थितियों की चर्चा करने से संविधान के मूल्यों व आदर्शों को सिखाने के उद्देश्य के साथ एक विरोधाभास पैदा हो सकता है। विरोधाभास, भाई संविधान में कुछ मूल्य लिखे हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लेकिन ये पुस्तक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसमें इन चीजों के लिए संघर्ष हो रहा है, तो ये विरोधाभास है। भाई एक लाइन में वोट डालने की लाइन में लगे हुए हैं सभी, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, घरेलू काम करने वाली महिला भी है, मजदूर भी है। वहाँ वो गर्व के साथ महसूस करते हैं कि देखो जी हमें राजनीतिक समानता यहाँ पर प्राप्त होती है, और आज वो दिन है कि सभी लाइन में खड़े हैं। लेकिन ये एक दिन की लाइन है, 5 साल में एक दिन की लाइन, बाकी दिन लाइनें अलग हो जाती हैं। जो सक्षम है, टीचर हैं या फिर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, वो कहीं लाइन में नहीं लगते। गए बड़े अस्पताल में, पैसे दिए, इलाज कराया, बड़े से घर में रह रहे हैं, साफ हवा है, भोजन स्वस्थ। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उस लाइन में तो दिखते हैं लेकिन उन्हें हर जगह लाइन लगानी, राशन के लिए लाइन लगानी है। पहले तो मिट्टी का तेल मिलता था, उसके लिए लाइन लगानी होती थी। फिर आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए लाइन लगवानी है, दवाई लेनी है तो उसके लिए लाइन लगवानी है, दवाई का पर्चा बनाना है अस्पताल में तो उसके लिए लाइन लगानी है। फिर कोई टेस्ट लिख दिया डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में तो 3 महीने का टाइम मिल गया, कोई ऑपरेशन होना है तो उसके 6 महीने की डेट मिल गई। तो संविधान में तो लिखा कुछ है, किताब कुछ कह रही है, तो ये विरोधाभास है, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहरहाल हमने इसे एक तकनीक के रूप में इसलिए अपनाया है क्योंकि नागरिक शास्त्र की अभी तक प्रचलित पुस्तकों की समीक्षा ने यह बात उभारी है कि वे संविधान के आदर्शों का ही शिक्षण देती थी,
ये संविधान में ये अनुच्छेद ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, ये मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, है ना, ये इन्हीं की बात करता था और उन वास्तविकताओं को बहुत कम जगह देती थी जो इन आदर्शों से बहुत भिन्न थी। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। क्योंकि सीखने वाले बच्चे इन वास्तविकताओं से अपने जीवन में बहुत वाकिफ हो चुके होते हैं, इन्हें अनदेखा करने से सामाजिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं का शिक्षण बहुत उपदेशात्मक और असंबंधित सा हो जाएगा। बच्चा आएगा, बैठेगा, संविधान में दिए गए अनुच्छेदों को हमें बोर्ड पर लिख देना है, बच्चे से कहना है याद करके आए, बच्चा सुनाएगा, लेकिन रियल में कहीं लागू नहीं होते हुए देख रहा। इस बात को कहा जा रहा है। इसकी बजाय यह नया विषय लोगों के अनुभवों में निहित चेतना का उपयोग करके सीखने वालों को संविधान के मान्य मूल्यों की वैधता को और उनकी गंभीर जरूरत को महसूस करने और समझने में मदद करता है। मिड डे मील का उदाहरण लेंगे। भाई शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21A में, तो उसे जीवंत रूप में बच्चा देख रहा है कि भोजन उसका अधिकार है, जो भोजन उसे स्कूल में उपलब्ध हो रहा है वो उसका अधिकार है, राइट है। जो पुस्तकें उसे मिल रही हैं वो उसका अधिकार है। अस्पताल में इलाज कराने वो जा रहा है, वो देख रहा है कि हाँ उन्हें लाइन में घंटों लगना पड़ता है, उसके पेरेंट्स को छुट्टी करनी पड़ती है, तो वो उसे जीवंत रूप से देख रहा है। लेकिन उसे ये सरकार ये सुविधा प्रदान कर रही है, ये भी उसका अधिकार है। इलाज प्राप्त करना जीवन का अधिकार है उसका। साथ ही विषय की यह शिक्षण पद्धति बच्चों को इन मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए लोगों के संघर्षों की भूमिका समझने का अवसर भी देती है कि जो अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, करते आए हैं, मिले हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, यानी कि गतिमान है, रुका हुआ नहीं है। 7वीं कक्षा की पुस्तक में कौन से मुद्दे लिए गए हैं? भारतीय लोकतंत्र में समानता की निहायत जरूरी भूमिका को समझना ही कक्षा 7 की किताब का मूल मंत्र है। समानता, यह सूत्र किताब की एक इकाई के विषय वस्तु भी है। इसके अलावा किताब में 4 और इकाइयां हैं: राज्य शासन, जेंडर, संचार माध्यम और विज्ञापन तथा बाजार। ये जो यहाँ विषय वस्तु की गई है, विषय वस्तु तो जो नई शिक्षा पॉलिसी है और NCF 2023 है, उसमें इसे थीम कहा गया है कि थीम पर आधारित शिक्षण होना है। और थीम पर आधारित शिक्षण को लोकल से जोड़ना है, क्षेत्र से जोड़ना है, राज्य से जोड़ना है, राष्ट्र से जोड़ना है, अंतर्राष्ट्रीय से जोड़ना है। किस तरह से चलना है लगभग सारी बातें यहीं सामने आ रही हैं और उनको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। से आते हैं, किंतु पहली इकाई में पाठ एक शुरू में और एक किताब के अंतिम पाठ के रूप में रखे गए हैं। समानता की बात हो रही है, तो 7वीं कक्षा की किताब चुने हुए मुद्दों को प्रस्तुत करने के क्या तरीके अपनाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई चित्रकथा का क्या रोल है, मूल्यांकन की क्या भूमिका है, और इसमें शब्द संकलन या बीच के या अंत के प्रश्न क्यों दिए गए हैं। तो इस पुस्तक का जो प्रेजेंटेशन है वहाँ से प्रश्न आते हैं और एक टॉपिक है मूल्यांकन में शिक्षकों की मदद के लिए कुछ विचार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं जानता हूँ कि क्लास बड़ी हो रही है और मुझे लगता है कि यहाँ एक ब्रेक लेकर दूसरी क्लास भी इसमें बनाना चाहिए, पार्ट 3। तो उसमें हम बात करेंगे 7वीं कक्षा की किताब चुने हुए मुद्दों को प्रस्तुत करने के क्या तरीके अपनाती है। इसी तो मैं एक छोटा सा डिटेल ही खत्म कर देते हैं। चित्रकथा पिछले साल की किताब पर प्राप्त सुझावों में से एक यह था कि शिक्षकों को अध्याय के कहानी नुमा अंशों को अलग से पहचानने में मदद की जरूरत है और उनमें निहित केंद्रीय अवधारणाओं को चिन्हित करने में भी कठिनाई
होती है। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस साल की किताब में अध्यायों की कहानी नुमा हिस्सों को स्पष्ट करने के लिए चित्रकथा का इस्तेमाल किया गया है। तो चित्रकथा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, कॉन्सेप्ट की कल्पना कर सकें, कॉन्सेप्ट से जुड़ सकें। चित्रकथा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है। इससे यह लाभ मिलता है कि बच्चे चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं। जब वो चित्रों को देख रहे हैं तो वो अपने आप को उसमें महसूस कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, जीवंत एकदम। तो कथा में उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण साथ आने वाले पाठ्यांशों में किया जाता है। दूसरा है, शिक्षकों के लिए पन्ना दिया गया है। प्रत्येक इकाई शिक्षकों के लिए लिखे गए एक पन्ने से शुरू होती है। इसमें आने वाले 2 अध्यायों की मुख्य बातों को रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन पर एक आलेख, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये पेडागोजी का हिस्सा भी है, सीटेट के सिलेबस में भी है। सोशल साइंस का मूल्यांकन और सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन तो यहाँ दे ही रखा है किताब में। कक्षा 6 की किताब में परिभाषाएं या अवधारणाओं का सार संक्षेप दिया गया था, शॉर्ट में 6ठी में दिया गया था, लेकिन 7वीं में यहाँ ध्यान देंगे वह इस साल की किताब में नहीं दिया जा रहा है। इससे यानी कि परिभाषाओं से बचना है, परिभाषाओं के उपयोग से बचने का प्रयास किया गया है। उसकी जगह वृत्तांतों और केस स्टडीज का इस्तेमाल किया गया है। इससे बच्चों को के सीखने का मूल्यांकन करने में शिक्षकों को कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें वृत्तांत हैं और केस स्टडी है, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। परिभाषाएं होती तो बच्चे से एक प्रश्न किया, सीधे परिभाषा बच्चे ने लिख दी। इन सवालों पर शिक्षक कुछ आगे देखें, पर हम चाहते हैं कि बच्चों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाए और इस सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाए। इन सवालों पर शिक्षक कुछ हटकर सोचें। क्या हटकर सोचें? इस भूमिका के अंत में मूल्यांकन की पद्धतियों पर एक संक्षिप्त आलेख है, उस पर भी हम बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से शिक्षक बच्चों को रटंत विद्या से अलग करने का प्रयास कर पाएंगे। तो रटंत विद्या का तो पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया था पहले भी और अब भी। शब्द संकलन दिया गया है। हर अध्याय में एक छोटे शब्द संकलन को जोड़ा गया है ताकि पाठ में उपयोग की गई भाषा को लेकर स्पष्टता बन सके। अब यहाँ मैं आपका जो ध्यान है इस ओर केंद्रित करता हूँ कि जो 2 भाषाएं आती हैं हमें सीटेट में देने के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 करके, भाषा 1 और भाषा 2, तो वहाँ भी हम जब उसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज, पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं तो हमें शब्दों पर ध्यान देना है। और हम जितना अच्छा हमारा शब्द भंडार है उतना ही उतने ही अच्छे वो प्रश्न हमारे हल होंगे। तो शब्द भंडार बेहतर होना चाहिए। आप अध्ययन कर रहे हैं तो शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझिए, खुद से स्वयं से ढूंढिए और उसको आत्मसात कीजिए। पेपर पास करने में कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत यही आती है कि प्रश्न को समझने में, और प्रश्न को समझने में शब्दों का बड़ा रोल है। शब्द क्लियर नहीं है और आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। बाद में जब आंसर देखते तो हमेशा लगता है कि आसान पेपर था, लेकिन जब पेपर में बैठे हैं तो वो कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर एक बार सोचना है कि क्रिटिकल कैसे, मतलब कैसे आलोचनात्मक, सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना है तो इसका विश्लेषण करना होगा। फिर तर्क की कसौटी पर हर पहलू को परखना होगा और फिर समस्या का समाधान करना होगा। ये है आलोचनात्मक चिंतन। ये नहीं कि सीधे आया और हमने ग्रहण कर लिया। इस संकलन में सिर्फ अवधारणाएं शामिल नहीं की गई हैं और इनके शब्दों के अर्थों को यह सोचकर कंठस्थ कतई नहीं कराना चाहिए कि इससे अवधारणाओं की समझ बेहतर बनेगी। इस बात पर भी ध्यान दें कि यहाँ शब्दों को रटने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसी अभी मैंने बात की है कि उन शब्दों से यहाँ अवधारणाओं की स्पष्टता, भाषा को लेकर स्पष्टता बन सके, ना कि उसको हमें रटना है कंठस्थ। और बीच के और अंत के प्रश्न क्यों दिए गए हैं? 6ठी कक्षा की किताब
की तरह 7वीं कक्षा की किताब में भी अध्यायों के बीच बीच में व अंत में प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें चित्रों, कथाओं व अनुभवों की विषय वस्तु को आधार बनाया गया। 3 चीजें देखें इंपॉर्टेंट है, चित्रों, कथाओं व अनुभवों की विषय वस्तु को आधार बनाया गया है। अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हुए शिक्षक यह आकलन भी कर सकते हैं कि बच्चों ने विषय वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया है। जो मूल्यांकन है उसमें फॉर्मेटिव, समेटिव और इंट्रीम के बारे में पढ़ना ही है, तो हमें बीच बीच में जानना होता है कि बच्चों ने इसे कहाँ तक समझा है। तो हम जब पाठ की शुरुआत करते हैं, कल पढ़ाया हुआ पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं और बच्चों में उत्सुकता पैदा करने के लिए भी प्रश्न किए जाते हैं। अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हुए शिक्षक यह आकलन भी कर सकता है कि बच्चों ने विषय वस्तु को किस रूप में ग्रहण किया है। अध्याय के अंत के प्रश्न आमतौर पर अध्याय की मुख्य अवधारणाओं पर आधारित हैं और बच्चों से इन अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझा पाने की मांग करते हैं। बच्चे अपने शब्दों में समझा पाने की, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बच्चा खुद से करेगा, ना कि टीचर्स ने जो कराया है उसको ही करे। इस बात को लेकर जो हमारे बच्चे हैं, मेरी गुड़िया जो है स्कूल जाती है, हमेशा हम दोनों में विवाद हो जाता है। वो इस बात को कहती है कि उसकी टीचर्स इस बात पे ध्यान गौर करती हैं कि जैसा उन्होंने लिखवाया है वैसा ही वो आंसर लिखे, जबकि मैं उसे बार बार कहता हूँ कि आंसर आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, लेकिन टीचर की बात बच्चा ज़्यादा गौर करता है, पेरेंट्स की नहीं। तो ये मेरी समस्या सॉल्व ही नहीं होती। धन्यवाद।